दोस्तों, हाल ही में सरकार ने जमीन, गोडाउन, मकान, फ्लैट या हर तरह की संपत्ति पर 5 ऐसे नियम लागू कर दिए हैं जो कि तत्काल प्रभाव से 1 अप्रैल 2025 से लागू भी हो चुके हैं। इसके अलावा सरकार ने संपत्ति के बंटवारे को लेकर भी कुछ ऐसे नए नियम लागू किए हैं जो हर किसी संपत्ति रखने वाले व्यक्ति को जानना बेहद जरूरी है। इसके अलावा ससुर की संपत्ति में दामाद का अधिकार होगा या नहीं होगा, एक बेटी का किन परिस्थितियों में अपने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्ग माता पिता के लिए भी सरकार ने एक नया नियम लागू किया है कि किस तरह वो अपनी संपत्ति अपने बेटे या बेटी को दे देते हैं और जीते जी मरने के लिए उनके बेटे और बेटी उनको छोड़ देते हैं, यानी कि संपत्ति प्राप्त करने के बाद उनकी सेवा नहीं करते, उनकी चाकरी नहीं करते और उनको दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। तो सरकार ने एक ऐसा नियम लागू किया है जिसमें वो अपनी संपत्ति को ऐसे पुत्र और पुत्री से वापस प्राप्त कर सकेंगे। एक नए नियम की और बात करेंगे इस वीडियो में कि भाई भाई के बीच संपत्ति को लेकर झगड़ा होता है, बंटवारे को लेकर झगड़ा होता है, मामला कोर्ट कचहरी में जाता है, अदालत में जाता है। इसके लिए सरकार ने एक नया नियम लागू किया है और उनका इस तरह का झगड़ा, इन जमीन जायदाद का बंटवारा आसानी से हो सकेगा। तो इस वीडियो में हम टोटल 5 ऐसे नए नियमों की बात करेंगे जो कि सरकार ने हाल ही में 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिए हैं। तो अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई संपत्ति है, मकान है, घर है, दुकान है, फ्लैट है, गोडाउन है, कोई कृषि भूमि है या किसी तरह की कोई कॉमर्शियल भूमि है, तो ये सरकार के नियम आपको जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर पुश करें ताकि इसी तरह की नई वीडियोज आप आगे भी देख सकें। तो बात करेंगे सबसे पहले नियम की। एक बेटे का हमारे समाज में अपने पिता की संपत्ति में अधिकार माना गया है और एक बेटे को उस पिता की संपत्ति का वारिस माना गया है, उस घर का, उस परिवार का, उसकी संपत्ति का हकदार माना गया है। लेकिन इसको लेकर सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के हवाले से सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि एक बेटे को अपने पिता की संपत्ति में सिर्फ रहने का अधिकार होता है। एक पिता की स्व अर्जित संपत्ति जो उसने अपनी जीवन भर की मेहनत से, गाड़ी कमाई से बनाई हुई होती है, तो ऐसी संपत्ति में कोई भी बेटा अपने पिता की सहमति से उस संपत्ति पर काबिज रह सकता है, यानी कि उस पर निवास कर सकता है, लेकिन लड़ झगड़ कर अपने पिता से उस संपत्ति में किसी भी तरह का कोई हिस्सा या बंटवारा नहीं करवा सकता। और अगर पिता न चाहे तो वह उसको उस संपत्ति से बेदखल कर सकता है, वहां से जाने को कह सकता है। कहने का मतलब यह है कि एक बेटा जबरदस्ती अपने पिता की संपत्ति में काबिज नहीं रह सकता, जबरदस्ती उस घर में नहीं रह सकता जब तक पिता न चाहे। सरकार के इस नियम को मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोर्ट ने इस मामले में निर्णय दिया है कि बेटे को अपने माता पिता के घर में रहने का अधिकार सिर्फ उनके माता पिता की अनुमति पर दिया जाता है। जब कोई माता पिता अपने बेटों को अपने घर में रहने की अनुमति देते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वह उस घर पर अधिकारी होंगे। जब माता पिता के संपत्ति के अधिकार बिगड़ जाएं तो भी बेटा अपने माता पिता की मर्जी पर घर में रह सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर माता पिता अपनी कमाई से घर बनाते हैं तो उनके बेटों को इस घर पर कोई अधिकार नहीं होता। एक बेटा, चाहे वह शादीशुदा है या नहीं है, उस घर में कोई भी बेटा रह सकता है जब तक उनके माता पिता उसे रहने की अनुमति देते हैं। अब बात करते हैं सरकार के बनाए गए दूसरे नियम की, और वह ये नियम है कि सामान्यतया बेटियों का भी अपने पिता की संपत्ति में अधिकार होता है और इसके अलावा सास ससुर की प्रॉपर्टी में एक दामाद का हक और हिस्सा होता है या नहीं होता है, इसके लिए भी सरकार ने एक नया नियम तय किया है। इस नियम में ये बताया गया है कि सास ससुर अगर दामाद के नाम से कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उस संपत्ति पर दामाद का अधिकार रहेगा, लेकिन अगर सास ससुर खुद के नाम से कोई संपत्ति खरीदते हैं तो ऐसी किसी भी संपत्ति में दामाद का किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं होगा। आपको मैं पढ़कर सुनाऊंगा कि साइड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि क्या दामाद भी अपने सास ससुर से उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकता है। नियम में यह कहा गया है कि अगर शादी करने के बाद दामाद अपनी मर्जी से अपने ससुराल में रहता है और उसके ससुर ऐसी कोई संपत्ति खरीदते हैं जिसमें दामाद का भी पैसा लगा है, उसके बावजूद अगर वह संपत्ति ससुर के नाम है तो दामाद का उस संपत्ति में किसी भी तरह का कोई हिस्सा नहीं बनता है। दामाद यह समझता है कि उसका पैसा लगा है इसलिए वह संपत्ति उसकी है, लेकिन कानून के मुताबिक अगर सास ससुर दामाद के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर दामाद का हक हो सकता है, लेकिन अगर वह प्रॉपर्टी सास ससुर के नाम पर है
तो फिर उस पर दामाद का कोई भी अधिकार नहीं रहता है। इसके अलावा अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो तलाकशुदा बेटी को उसके पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिलेगा। यह दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के अनुसार है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए तलाकशुदा बेटियों को पिता के आश्रित के रूप में परिभाषित नहीं किया है। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी कहा था कि बहनों को परिवार के सदस्य के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है और ऐसे में वह अनुकंपा नौकरी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे सरकार के द्वारा तय किए गए तीसरे नियम की, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के द्वारा बताया गया है कि अगर बच्चे बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो माँ बाप उस संपत्ति को जो उन्होंने बच्चों को गिफ्ट के जरिए, विल के जरिए या किसी भी अन्य तरीके से हस्तांतरित की है तो उस संपत्ति को अपने बच्चों से वापस प्राप्त कर सकेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे बच्चे जो बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उनकी दवा मेडिकल सहायता नहीं करते हैं और ऐसे बुजुर्ग माता पिता ने अपने बच्चों को अपनी संपत्ति अपने जीते जी लिख कर दे दी है, तो ऐसे बच्चों से वो बुजुर्ग माता पिता अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त कर सकेंगे। ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग माता पिता यानी सीनियर सिटीजन के हित को देखते हुए लिया है और सरकार इसको जल्द ही लागू करने वाली है। जैसा कि आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो माता पिता उनको दी हुई संपत्ति को वापस प्राप्त कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बुजुर्गों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत के इस फैसले से अब उन बच्चों को सतर्क रहने की जरूरत है जो अपने बुजुर्ग माता पिता से प्रॉपर्टी अपने नाम करने या फिर उनसे वो प्रॉपर्टी हासिल करने के बाद उन्हें अपने हाल पर छोड़ देते हैं। ऐसा करने वाले संतान की अब खैर नहीं है। माता पिता से संपत्ति या फिर गिफ्ट लेने के बाद माता पिता की सेवा नहीं करने वालों को अब बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ऐसे बच्चों को प्रॉपर्टी या गिफ्ट या फिर दोनों ही वापस लौटाने होंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सरकार के द्वारा तय किए गए चौथे नियम की। जमीन और प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर नियम सरकार ने बदल दिए हैं। अब किस तरह से बंटवारे के कागजात तैयार होंगे, किस तरह से संपत्ति का बंटवारा होगा, इसको लेकर जमीन के बंटवारे को लेकर सरकार ने नए नियम तय किए हैं। ये नए नियम प्रॉपर्टी के बंटवारे को बहुत ज्यादा पारदर्शी और इसकी प्रक्रिया को सरल बनवाने वाले हैं। सरकार के द्वारा तय किए गए इन नियमों का मुख्य उद्देश्य प्रॉपर्टी के बंटवारे में उसकी प्रक्रिया को सरल करना और प्रॉपर्टी से संबंधित विवादों को खत्म करना है। इसमें आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं, भूमि बंटवारे की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा और इसे 15 से 16 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। संयुक्त मालिक वाली जमीन के बंटवारे के लिए सरकार ने एक विधेयक भी पास करवा लिया है। अब हिस्सेदारी वाली जमीन में यदि पति पत्नी दोनों संयुक्त हिस्सेदार हैं तो उनसे पूछा जाएगा, वरना यदि अन्य हिस्सेदारी है तो सरकार उनके आवेदन पर बंटवारा तय कर देगी। इससे करीब 15 से 16 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। विधेयक के अनुसार संयुक्त जमीन के बंटवारे के लिए कोई रिश्तेदार आवेदन करता है तो अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई अन्य सहस्वामी अपने हिस्सेदारी का बंटवारा करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता है। अगर वह बंटवारा करवाना चाहता है तो उसको आवेदनकर्ता के रूप में साथ में जोड़ लिया जाएगा और यदि नहीं चाहता है तो एक आवेदनकर्ता को उसके हिस्से की जमीन मिल जाएगी। पहले क्या होता था कि किसी 4-5 भाइयों की जमीन होती थी और वे चारों पांचों भाई उस संपत्ति का बंटवारा नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन एक भाई ये चाहता था कि उसकी संपत्ति का हिस्सा उसको मिल जाए, उस संपत्ति का बंटवारा हो जाए और वह अपनी संपत्ति को बेचकर अपनी जरूरत को पूरा कर सके। इसमें होता यह था कि बाकी के 4-5 भाई तैयार नहीं होते थे, लेकिन एक भाई ये सब करने के लिए तैयार था। इससे मामला विवादित हो जाता था, मामला उलझ जाता था और बात लड़ाई झगड़े तक पहुंचती थी, मामला कोर्ट तक पहुंच जाता था। क्योंकि एक हिस्सेदार को बाकी के हिस्सेदारों की सहमति की आवश्यकता होती थी, उनके बिना उस संपत्ति का वह बंटवारा नहीं करवा सकता था, इसलिए इस मामले को उनको कोर्ट लेकर जाना पड़ता था। तो सरकार के इस नियम के तहत एक व्यक्ति अपनी संपत्ति के अपने हिस्से को प्राप्त कर सकेगा और वह सरकार के द्वारा अपना हिस्सा लेकर अपनी जमीन को बेच सकेगा। अब बात करते हैं 5वें नियम की, जो कि सरकार ने लागू किया है। ये संपत्ति के अधिग्रहण को लेकर है। जो सरकार किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण करती है और उसका मुआवजा देती है, उसको लेकर है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जमीन का जब अधिग्रहण किया जाएगा तो उसको पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। बिना मुआवजे के उसकी जमीन को अधिग्रहण नहीं किया जा
सकेगा और न ही उसको उसकी जमीन से बेदखल किया जा सकेगा। जमीन अधिग्रहण को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह एक अहम फैसला है। इसमें कहा गया है कि सरकार अगर किसी व्यक्ति की जमीन का अधिग्रहण करेगी, उस पर कब्जा करेगी, तो संबंधित व्यक्ति को उसकी जमीन के बदले में मुआवजा देना पड़ेगा। मुआवजे के बिना सरकार उस जमीन को अधिग्रहित नहीं कर सकेगी। यह भी एक सरकार का बहुत बड़ा और अच्छा फैसला माना जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से 1 अप्रैल 2025 से सरकार ने 5 ऐसे नए नियम लागू किए हैं जो कि जमीन, प्रॉपर्टी, संपत्ति से संबंधित हैं और इस तरह से संपत्ति से ताल्लुक रखने वाले सभी लोगों को ये नियम जानने बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये नियम जानने के बाद आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पुश जरूर करें ताकि इसी तरह की नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो, नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।